बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। यस मैम। और वो बिल डिसऑनर हो गया। पैसे किसने देने थे? बी ने देने थे बैंक को। यस मैम। अब ए क्या करेगा? ए, अब जब बी पैसे नहीं देता तो बैंक किसके पास जाएगा? बैंक को अपने पैसे का नुकसान नहीं करना है बेटा। अगर बैंक से डिस्काउंट किसने करवाया था बिल? मैम ए ने मैम ए ने कराया था ना। अब अगर बी पैसे नहीं यस देगा तो बैंक एक से ए से वापस ले लेगा पैसे अपने। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब ए क्या एंट्री करेगा? बी डेबिट टू बैंक। ए क्या एंट्री करेगा? बी डेबिट टू बैंक, क्योंकि ए किससे लेगा पैसे? बी से। बी दोबारा डेटर बन गया ए का। यस मैम। और बैंक उसके अकाउंट से काट ही लेगा, तो टू बैंक करेगा। बैंक थोड़ी ना पूछेगा कि मैं काटू या ना काटू तुम्हारे बैंक से पैसे। समझ आई ओके मैम। आपको? यस मैम। हो गया क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई डाउट बेटा? चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड फॉर द जॉइंट वेंचर। कल हमने किया था कि जब सेपरेट बुक्स रखी जाती हैं। अब हम करेंगे जब सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाती। The co-venturers may decide not to keep separate books of accounts for the venture if it is for a very short period। कई बार क्या होता है, बहुत थोड़े पीरियड के लिए, महीने 2 महीने का काम होता है, 10 महीने का भी हो, साल का भी हो, तो भी शॉर्ट पीरियड होता है। तो छोटे से पीरियड के लिए हम अलग बुक्स नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके लिए बुक्स पूरी मेंटेन करना, फिर उसके अकाउंट्स बनाना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए सभी को वेंचरर्स जो हैं वो अपनी अपनी ट्रांजैक्शन को अपनी अपनी बुक्स में ही रख लेंगे। हम अलग बुक्स नहीं रखेंगे जॉइंट वेंचर की। आप अपनी बुक्स में एंट्री करते रहो, मैं अपनी में एंट्री करती रहती हूँ। देयर इज नो ज्वाइंट बैंक। जब हम सेपरेट बुक्स ही नहीं रख रहे हैं तो हमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने की भी जरूरत नहीं है। इस केस में हम अपने अपने अकाउंट से ही उसको ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। एंड को वेंचरर्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते कैश, क्योंकि जब हमने ज्वाइंट बैंक खुलवाया ही नहीं है तो फिर पैसा जमा कहाँ कराएंगे। समझ आ गई ये बात आपको? अब गुड्स जो है यस। वो जो कोवेंचरर्स होते हैं अपने सामान में से ही सामान दे देते हैं, और खर्चे भी वो खुद ही करते हैं। ईच कोवेंचरर प्रिपेयर। अब बनाएंगे क्या हम? क्वेश्चन ये राइज होता है कि अकाउंट्स बनाएंगे कैसे। हर एक कोवेंचरर अपनी बुक्स में एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और एक दूसरे का कोवेंचर अकाउंट बनाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 अकाउंट थे ना जो हमने कल किया था, ज्वाइंट वेंचर, कोवेंचरर अकाउंट और ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब ज्वाइंट बैंक तो हम खुलवा ही नहीं रहे, ठीक है। अब ज्वाइंट बैंक हम नहीं खुलवा रहे, तो ए अपनी बुक्स में बनाएगा जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और बी का अकाउंट, और बी अपनी बुक्स में बनाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और ए का अकाउंट। समझ आ गया आपको? यस मैम। नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ईच कोवेंचर विल टेक इनटू अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शंस दैट इज डन बाय हिम एंड हिज कोवेंचरर। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो ज्वाइंट वेंचर में दोनों की एंट्रीज आएंगी। दोनों के खर्चे चाहे आपने खुद किए हैं या आपके पार्टनर ने किए हैं, दोनों की इनकम। This method is generally applicable when the size of business is small and co-venturers are operating from distant places। ये ज्यादातर तब रखा जाता है जब आपका एक तो बिजनेस छोटा है, थोड़े पीरियड के लिए आपने किया है, और अलग अलग रहते हैं, कोई दिल्ली बैठा है कोई बॉम्बे बैठा है, मिलके हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर इसमें एक पार्ट आता है। 1 मिनट बेटा वेट, 2 मिनट होल्ड कर रही हूँ मैं। आपने रहना है, जाना नहीं है किसी ने क्लास छोड़ के। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम।
सॉरी फॉर द ब्रेक। हाँ जी, तो हम कर रहे थे कि अब इसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कब ये मेथड यूज करना है। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ठीक है। यस देखो मैम। यस मैम। हम गुड, हमने तब करना है जब हमारा बिजनेस का साइज छोटा हो, ज्वाइंट वेंचर थोड़े कम पीरियड के लिए हो, और को वेंचरर्स दूर दूर बैठे हों, ऑपरेटिंग फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, अलग अलग जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे केस में पहला है जब हर एक को वेंचरर अपनी रिकॉर्ड्स जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगा, अपना भी और दूसरे का भी। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ए और बी में, यहाँ पर आएगा ऑल ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं यहाँ, और मैं पहले बी भी आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर वो सिर्फ अपनी ओन ट्रांजैक्शंस, दोनों में फर्क पता चला आपको मेथड में? यहाँ पर ए सिर्फ वो एंट्रियां कर रहा है, यहाँ यस ओन मैम। ट्रांजैक्शन में ए सिर्फ अपनी एंट्रियां करेगा, बी अपनी करेगा, जबकि ए वाले मेथड में ए सारी एंट्रियां करेगा, बी भी सारी एंट्रियां करेगा। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। तो यस अब जब मैम। सारी एंट्रीज करोगे आप, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं वैसे ही होगी। ईच को वेंचरर विल prepare a joint venture account and other co-venturers account in his book। दो अकाउंट बनेंगे, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक दूसरे का अकाउंट। ए वाला बी का अकाउंट बनाएगा, बी वाला ए का बनाएगा। Naturally, profit or loss is separately calculated by each co-venture। Each co-venture will take into account all transactions। ये बात जो all पे हमने फोकस करना है, all transactions that is done by himself and by his co-venturer as well। अपनी एंट्रियां भी करनी है, अपने साथी की एंट्रियां भी करनी है। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी यहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ ए जो है, मान लो गुड्स सप्लाई करी और ए ने ही खर्चे भी करे, तो ए एंट्री क्या करेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जो उसने सामान दिया उसके लिए वो करेगा टू परचेजेस, और जो उसने खर्चे किए उसके लिए करेगा टू कैश। ये तो उसने अपनी, मान लो आपकी अपनी बुक्स हैं, आपने कुछ सामान लगा दिया मशीन में, तो हम एंट्री क्या करते हैं? मशीनरी डेबिट टू परचेजेस करते हैं कि नहीं करते? यस मैम। तो वही चीज है, हमने ज्वाइंट वेंचर में लगा दिया, ज्वाइंट वेंचर टू परचेजेस, जो हमने सामान लगाया, और जो हमने पैसे खर्च के लिए करे उसके लिए ज्वाइंट वेंचर टू कैश। ये एंट्री समझ आ गई आपको? यस मैम। मान लो आपने 10,000 का सामान लगाया, 5,000 रुपए आपने कैश के खर्च किए, 15,000 का ज्वाइंट वेंचर डेबिट हो गया। हम्म, अब बी ने भी तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। बी क्या करेगा? बी अपनी बुक्स में करेगा ज्वाइंट वेंचर टू ए, क्योंकि बी के लिए तो ए खर्च कर रहा है ना, तो बी क्या करेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। ये बात समझ आ गई? यस मैम। ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦੇ अब ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम जैसे ये बी का अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ए अकाउंट, ये अकाउंट मींस ए जनरेट करूंगा। दोनों ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, ए भी बनाएगा बी भी बनाएगा, और ए बनाएगा अपनी किताबों में बी का अकाउंट, और बी अपनी किताबों में बनाएगा ए का अकाउंट। क्योंकि अगर ए ने पैसा खर्च किया है तो बी एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर टू ए, चाहे ए ने सामान दिया चाहे पैसा खर्च किया। अगली एंट्री समझो ना, फिर आपको क्लियर होगा। अब दूसरे केस में बी ने सामान भी दिया और पैसा भी खर्च किया, तो बी, वो जो एंट्री ए ने की थी अब बी करेगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू परचेजेस टू बैंक। ठीक है, अब ए एंट्री क्या करेगा? जो बी ने की थी, ज्वाइंट वेंचर टू बी। समझ आ गई? यस मैम। अब यहाँ पर वो कहता है कि व्हेन एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी, ठीक है, और बिल इज एक्सेप्टेड बाय ए। अब मान लो बी ये कहता है कि तुम ही सारा काम कर रहे हो, प्रॉफिट भी होगा, तुम्हारे पास सेल कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे कुछ एडवांस दे दो। ठीक है, अब वो
एडवांस का मतलब ये है कि एक तरह से पैसे उधारे ले रहा है इसे, ठीक है। एडवांस का मतलब, तो एडवांस का तो ज्वाइंट वेंचर से कोई लेना देना नहीं है ना। ज्वाइंट वेंचर में तो हम सिर्फ तब एंट्री करेंगे जब हम खर्चा कर रहे हैं या हमें इनकम आ रही है। मैं आपको ये बोलूं हम दोनों पार्टनर हैं और मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दो, तो आप क्या एंट्री करोगे? मैडम डेबिट टू कैश, आपने तो मैडम को कैश दिया है ना, उसका हमारे ज्वाइंट वेंचर से तो कोई मतलब नहीं है ना। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। तो जब ए बी को एडवांस देगा तो ए एंट्री करेगा बी डेबिट टू बैंक या टू कैश, और अगर वो बिल लिखता है और बिल एक्सेप्ट करता है तो ए एंट्री करेगा बी डेबिट टू बिल पेएबल। समझ आ गया आपको? यस मैम। अब इस केस में बी को पैसे मिले तो बी एंट्री क्या करेगा? कैश डेबिट टू ए, क्योंकि उसने ए से पैसे लिए हैं। अगर बैंक में लिए हैं तो बैंक डेबिट टू ए करेगा, और अगर बिल लिया है तो वो बिल रिसीवेबल डेबिट टू ए करेगा। समझ आ गई आपको ये एंट्री? यस अब इसका उल्टा यस ले लो। मैम। अब इसका उल्टा ले लो, अगर बी ए को एडवांस देगा तो एंट्रियां रिवर्स हो जाएंगी। फिर ए एंट्री करेगा, इसने ये एंट्री दी नहीं है, मान लो इसका रिवर्स हो जाए, तो ए एंट्री करेगा कैश डेबिट बैंक डेबिट, बिल ले रहा है तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी, और बी क्या करेगा? ए डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल पेबल। रिवर्स हो जाएगा ना केस, डिपेंड करता है कौन किसको एडवांस दे रहा है। अब है जब सेल के पैसे ए ने ले लिए, सारे जो भी सेल हुई उसके पैसे, या सेल हुई या जो काम आप कर रहे हो, आप किसी का काम कर रहे हो, किसी का घर बना रहे हो, पुल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, उससे पैसे मिलेंगे कंपनी से, और वो ए ने ले लिए। तो ए के पास पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे किस चीज के हैं? ज्वाइंट वेंचर के हैं। तो ज्वाइंट एंट्री क्या करेगा? ए बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। हाँ जी, यस मैम। ए को तो पैसे मिल गए ना, बैंक डेबिट टू, आपको पैसे मिल गए, आपने कंपनी से जाके पैसे ले लिए, तो आप एंट्री क्या करोगे? आपको तो कैश मिल गया, अपनी बुक्स में तो कैश ही डेबिट होगा, कैश डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। और बी जो है वो बी को तो पैसे नहीं मिले, अब पैसे किसको मिले हैं? ए को, तो बी क्या एंट्री करेगा? ए डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। आई यस बात मैम। समझ ही नहीं आई? अब अगर सेल जो है वो ए के पास आती, बी के पास आती है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। फिर ए करेगा बी डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, और बी करेगा बैंक डेबिट कैश डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। क्लियर हो गई ये बात? हाँ जी। मैम इसको दोबारा देखिए। देखो बेटा, अगर पैसा ए के पास आया तो ए कैश डेबिट करेगा और बी ए को डेबिट करेगा, और अगर पैसा बी के पास आया तो बी कैश को डेबिट करेगा और ए जो है वो बी को डेबिट करेगा। दूसरे को ही करेंगे ना हम डेबिट, जिसके पास पैसा आ रहा है वो कैश डेबिट करेगा, ठीक है। समझ आ गई? यस मैम। अब आपका काम खत्म हो गया, यस मैम। ज्वाइंट वेंचर बंद करना है और सामान बच गया। अब सामान ले लिया ए ने, तो जब हम सामान ए ले रहा है तो ए एक तरह से परचेज कर रहा है। समझ आ गई? तो ए किससे परचेज कर रहा है? ज्वाइंट वेंचर से। ज्वाइंट वेंचर समझ लो सी है, तो वो दोनों का उस सी से उससे ज्वाइंट वेंचर से परचेज कर रहा है ना ए, तो ए एंट्री क्या करेगा? परचेजेस डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। समझ आ गई ये बात? यस मैम। और बी क्या करेगा? ए डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि बी के हिसाब से तो ए सामान ले रहा है ना ज्वाइंट वेंचर से, तो ए डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। और अगर सामान बी ने ले लिया तो रिवर्स हो जाएगी, फिर ए एंट्री करेगा बी डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, और बी करेगा परचेजेस डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। अब जो ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट होता है वो हम दोनों में बांटते हैं, तो हम एंट्री करते हैं ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू ए टू बी। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, ए की बुक्स में लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू बी, और जो ए वाला हिस्सा है वो जाएगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ए अपनी बुक्स में अपना अकाउंट नहीं बना सकता ना, तो प्रॉफिट है सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगा।
और जो बी है वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू ए टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री आ जाएगी, बी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, इधर से ए डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में करते हैं। 23rd एग्जाम्पल है हमारा। अनिल एंड मुकेश एंटर इनटू वेंचर टू टेक ए जॉब। कोई काम लिया उन्होंने, अनिल एंड मुकेश ने, और उस काम के उनको 2,40,000 रुपए मिलने। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल अनिल ने लगाया 68,000 का, मुकेश ने लगाया 50,000 का। सीमेंट भी दोनों ने लगाई। लेबर को पेमेंट की मुकेश ने, आर्किटेक्ट की फीस भरी अनिल ने, लाइसेंस फी भरी मुकेश ने, और प्लांट भी खरीदा मुकेश ने। ये तो थे खर्चों का हिसाब किताब। ठीक है, प्लांट जो है वो 10,000 का बच गया लास्ट में, और मुकेश ने कहा कि मैं ये ले लूंगा 10,000 रुपए का। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा था 2,40,000 वो अनिल ने रिसीव कर लिया। आपको क्या करना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और मुकेश का अकाउंट बनाना है अनिल की बुक्स में, और ज्वाइंट वेंचर और अनिल का अकाउंट बनाना है मुकेश की बुक्स में। तो हम पहले अनिल की बुक्स पे फोकस करेंगे, मुकेश की बुक्स पे फोकस नहीं करेंगे। तो अब देखो, जब पैसा 2,40,000 आया वो अनिल ने लिया, तो अनिल क्या एंट्री करेगा इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर 2,40,000। ये एंट्री आपको समझ आ गई? यस मैम। अब जब अनिल ने मटेरियल लगाया तो मटेरियल की एंट्री वो करेगा परचेजेस सॉरी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, क्या एंट्री करेगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू परचेजेस 68,000, क्योंकि मटेरियल कहां से लगाएगा, वो अपने खरीदे हुए सामान से ही उठा के लगाएगा ना। आई बात समझ? यस मैम। अब जो 50,000 मुकेश लगा रहा है मटेरियल, इसकी एंट्री अनिल क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू मुकेश, क्या एंट्री करेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ठीक है, ऐसे ही उसने सीमेंट भी लगाई तो इसकी भी यही एंट्री आएगी, ज्वाइंट वेंचर टू परचेजेस ज्वाइंट वेंचर टू मुकेश। अब इसने खर्चा किया आर्किटेक्ट फीस का, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू कैश। अब उसका खर्चा कैश का हुआ ना, समझ आ गई? क्या एंट्री करेगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू कैश 10,000 रुपए के लिए। ये बात समझ आ गई? यस मैम। 27,000 के लिए वो एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू मुकेश, क्योंकि वो मुकेश ने खर्चा किया है। लाइसेंस फी की भी एंट्री यही आएगी, ज्वाइंट वेंचर टू मुकेश, और प्लांट की एंट्री भी यही आएगी, ज्वाइंट वेंचर टू प्लांट। यहां तक समझ आ गया? टू मुकेश सॉरी। ठीक है, यस मैम। अब जो 10,000 रुपए का प्लांट मुकेश लेके जा रहा है उसकी एंट्री क्या आएगी, मुकेश डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि वो बाय में आ जाएगा ना, सेल हो रहा है ना 10,000 का। तो अब यस अनिल की मैम। एंट्री करेगा मुकेश डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, 10,000 रुपए ज्वाइंट वेंचर में डाल देगा और फिर डिफरेंस निकाल लेगा। अब आप इस बात को समझो, देखो मैंने जो सारी एंट्रियां बताई हैं उसको ध्यान से देखो। उसने मैंने सबसे पहले एंट्री बताई थी बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि 2,40,000 इसने ले लिए, ये एंट्री ठीक है। फिर यस हमने मैम। बाय मुकेश करा क्योंकि उसने 10,000 का प्लांट ले लिया। टू बैंक अकाउंट भी कर, इसने बैंक किया, मैंने परचेजेस बोला था आपको, तो हम ये भी, इसने कहा नहीं कि उसने अपने सामान मटेरियल अपने घर से दिया या उसने खर्चा किया, ये कह रहा है कि उसने खर्च किए, यानी कि यहाँ पर इसने ये माना है कि मटेरियल और सीमेंट उसने मार्केट से खरीद के दिया है, तो फिर हम टू बैंक कर सकते हैं। इसने टू बैंक किया है ये मानकर कि उसने मटेरियल का खर्चा किया, सीमेंट का खर्चा किया और आर्किटेक्ट फीस भी थी। ठीक है, और जो मुकेश ने खर्चे के लिए किए उसके लिए हमने टू मुकेश कर दिया, मटेरियल सीमेंट वेजेस लाइसेंस फीस और प्लांट। अब जो प्रॉफिट बचा दोनों ने आधा आधा बांट दिया। समझ आ गई आपको? अब मुकेश के अकाउंट में क्या लिखोगे, डेबिट में लिखोगे टू ज्वाइंट वेंचर 10,000, क्रेडिट में ये सब लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर, ये सब अमाउंट और उसका प्रॉफिट।
ये सब क्रेडिट में आ जाएगा, देखो। और कुछ भी नहीं करना है, और जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस में डाल दोगे। समझ आ गई ये बात? अब मुकेश के अकाउंट में हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। तो अब जो अनिल ने खर्चे किए थे उसके लिए 2 अनिल, जो उसने खुद खर्चे किए हैं उसके लिए 2 बैंक करेंगे। अब क्योंकि उसने खुद प्लांट, उसने जो पैसा मिला था अनिल को मिला था, इसको नहीं मिला था, तो ये लिखेगा बाय अनिल। और इसने प्लांट खरीदा है तो ये लिखेगा बाय प्लांट, क्योंकि प्लांट ये खरीद रहा है। ठीक है, समझ आ गई? और डिफरेंस फिर वही आ जाएगा, हमारा सेम प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ अनिल का अकाउंट बन जाएगा। समझ आ गई आपको ये बात? और दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, एक के डेबिट में दूसरे के क्रेडिट में। ठीक है, कर लोगे? अब Yes, इसके एग्जाम्पल आप लोग खुद करोगे। ठीक है, करते तो हो नहीं आप, पता नहीं सीखोगे कब। बी हमारा था, जब को वेंचरर सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे, दूसरे का नहीं रखेंगे। As a variation from this system, the co-venturers may decide to maintain separate memorandum joint account in the joint books। एक joint books रख लेंगे वो, जिसमें ये वही पहले मेथड की तरह ऑलमोस्ट हो जाएगा कि ज्वाइंट बुक्स रखी उन्होंने, उसमें मेमोरेंडम ज्वाइंट अकाउंट बना लिया। लेकिन बैंक नहीं खोला। यहाँ पर फर्क क्या है, इसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। In this, transactions are made by each co-venturers is shown against their name। उनका नाम लिखा रहेगा, जिसने जो खर्चा किया उसमें डालता जाएगा। This account will reflect the profit and loss, and the co-venturer will keep the account called joint venture with co-venturer, wherein all transactions done by him only are recorded। अब ए बनाएगा, अनिल बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद मुकेश, और मुकेश बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद अनिल। ये अकाउंट बनेगा। अब अनिल सिर्फ अपने खर्चे डालेगा उसमें, और मुकेश सिर्फ अपने खर्चे डालेगा। हम दूसरे के खर्चे नहीं डालेंगे इस अकाउंट में। ईच को-वेंचरर स्पेंड्स ए पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक पीरियड के बाद हम वो ट्रांजैक्शन जो है एक दूसरे को भेज देंगे, और फिर जो दूसरे की एंट्री होंगी वो हम मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में डाल देंगे। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। मतलब एट द एंड जब हम मेमोरेंडम बना लेंगे दोनों की स्टेटमेंट लेके, वो सारे खर्चे मेमोरेंडम ज्वाइंट में डाल देंगे। बार बार हम एंट्रियां नहीं करेंगे, ये ज्यादा आसान मेथड है। अब आप देखो, अगर किसी से पैसा आया तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर। ठीक है, अगर किसी से हमने पैसा लिया और बैंक से डिस्काउंट किया तो बैंक डेबिट, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये हमने बैंक से डिस्काउंट, मतलब सारी एंट्रियां हम एक ही अकाउंट में डाल रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर। मैं सीधा इसके क्वेश्चन पे आ रही हूँ। मैम मैम इसका 26 क्वेश्चन करवा दो। दोनों करवा देती हूँ, 25th भी करा देती हूँ, 26th भी करा देती हूँ। ठीक है, यस मैम। अब वो कहते हैं हरी एंड ओम एग्रीड, चलो एग्रीड फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन ज्वाइंट वेंचर। उन्होंने एक फर्नीचर खरीदना भी है और बेचना भी है, और प्रॉफिट रेशियो है 3:2। हरी ने 10 सोफा खरीदे, 10,000 पर सोफा के हिसाब से, और उसने ये सोफा जो है वो ओम को भेज दिए सेल करने के लिए, और उसके ऊपर खर्च किए 1,000 रुपए रस्ते में ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस के लिए। अब उसने 50,000 का बिल लिखा ओम के ऊपर, क्योंकि उसने सामान भेजा उसको, और बिल एक्सेप्ट कर लिया ओम ने, और हरी ने फिर उसको डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। ठीक है, 5,000 रुपए का डिस्काउंट उस पे लगा। ओम ने फर्दर उसके ऊपर 2,000 और एक्सपेंसेस किए सोफा पे, और उसने सारे सोफा 15,000 रुपए पर सोफा के हिसाब से बेच दिए, और उसको हमें 5% कमीशन भी देनी है, डीलर को उसने दी बेचने के लिए। प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर विद ओम इन द बुक्स ऑफ हरी, और हमें एक ही ज्वाइंट वेंचर बनाना है हरी की बुक्स में। पहले हम वो बनाएंगे हरी की बुक्स में। अब हरी ने क्या करना है,
सिर्फ अपनी एंट्रियां करनी है। उसने पहले बैंक से, जब उसने सोफा खरीदे तो वो एंट्री करेगा टू बैंक, क्योंकि उसने सोफा खरीदे 1 लाख रुपए। फिर उसने इंश्योरेंस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया तो भी टू बैंक करेगा। जब उसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया वो भी ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, 5,000 यहाँ डाल देगा। ओम ने जो 2,000 रुपए खर्च किए वो भी वो यहाँ डाल देगा टू ओम करके। और जो कमीशन देनी है वो भी ओम को ही मिलनी है, मतलब ओम आगे देगा, जैसे भी 5% कमीशन आ जाएगी। सेल उसने की बाय ओम 1.5 लाख, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में बांट देंगे। ये तो है हमारा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर जो हमने ऊपर बनाया था जब हम कंबाइंड बुक्स बनाते हैं। समझ आ गई आपको? ये बिल्कुल वैसी है जैसे कंबाइंड बुक्स या भी हमने पहले बनाया, कि अगर हम हरि की बुक्स बना रहे हैं तो वो अपने खर्चों को बैंक में डाल रहा है और ओम के खर्चों को ओम ओम लिख रहा है और उसकी इनकम को भी ओम लिख रहा है। यही किया था ना हमने? यस हाँ, मैम। ठीक है। लेकिन वो ओम का यस अकाउंट नहीं मैम। बना रहा है यहाँ पर। यहाँ पर उसने ओम का अकाउंट नहीं बनाया, और यहाँ पर वो बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद ओम। ये जो ओम का अकाउंट है वो ज्वाइंट वेंचर विद ओम में लिख दिया उसने। तो ओम में यहाँ पर 2 परचेजेस उसने करी, उसने सिर्फ अपने खर्चे लिखने हैं यहाँ पर, ओम के खर्चे नहीं लिखने। अब हरि ने कौन से खर्चे किए थे? उसने अपना लिखना है कि मैंने कितने पैसे लेने हैं ओम से। उसने परचेजेस की 1 लाख की, 10,000 के और खर्चे किए ट्रांसपोर्टेशन के, 5,000 की इंश्योरेंस भेजी, बिल रिसीव हुआ इसको 50,000 का, और उसने जो प्रॉफिट है उसको मिला 15,300। ये बैलेंस आ गया। सिर्फ उसने अपने अपने सारी ट्रांजैक्शंस लिखनी है, ओम की यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखी। समझ आ गई आपको? यानी कि वो अपना ही अकाउंट बना रहा है एक तरफ से। ठीक है। यस मैम। आपने ज्वाइंट वेंचर के खर्चों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक में दोनों के खर्चे लिखने हैं और दूसरे में सिर्फ अपने खर्चे लिखने हैं। समझ आ गई आपको? अब यहाँ देखो, Jiban and Mitrik decided to work in joint venture with the following scheme, agreeing to share profits in the ratio of 2:1. They granted the subscription at part of 50 lakh shares of 10 each in a रेनबो कंपनी। उन्होंने अंडर राइटिंग का काम शुरू किया दोनों ने मिलके। हमने कहा कि हम दोनों मिलके इस कंपनी के शेयर जो है ये बेचेंगे। 50 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, जिसके सारे एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट जो है वो हम करेंगे। इशू टू देम 3 लाख other shares of 10 each fully paid together with a commission 5% in cash which will be taken by। उनको कमीशन दी कंपनी ने शेयर इशू करने के लिए। अंडर राइटर का काम कर रहे हैं वो। अंडर राइटर तो पढ़ा आपने +2 में कि नहीं पढ़ा? अंडर राइटिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा शेयर वाले चैप्टर में? तो ये दोनों मिलके अंडर राइटिंग का काम कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट 3:2 में बांटने वाले हैं। अब जिबान ने स्टैंप चार्जेस पे खर्च किया 1,65,000, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया 1,35,000, कार पे घूमना इधर उधर उसके खर्चे हुए 1,54,000, प्रिंटिंग के खर्चे किए 1,88,000। मित्रिक ने रेंट दिया 1,30,000 और सोलिसिटर्स यानी वकील वगैरह को चार्जेस दिए। एप्लीकेशन जो है 50 लाख शेयर्स की जो थी, शॉर्ट ऑफ 50 लाख शेयर्स बाय 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कम हो गई। वो खुद खरीदने पड़ते हैं ना उनको, अंडर राइटर्स को। तो उन्होंने 12 लाख मित्रिक ने दिए इन शेयर्स को खरीदने के लिए पैसे, क्योंकि 1,20,000 शेयर कम लोगों ने लिए। तो 10 रुपए का एक शेयर है तो 12 लाख के शेयर बनते हैं, और मित्रिक ने वो पैसे दे दिए कि चलो हम खरीदते हैं ये शेयर, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी हुई थी इस चीज की। गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, अब गारंटी पूरी हो गई। और रेनबो ने जो उनको पैसे देने थे, उसने देने थे 3 लाख, तो शेयर देने थे उन्होंने रेनबो ने, और कमीशन देनी थी 5%, वो कैश कमीशन भी दे दी कंपनी ने। ऑल अदर होल्डिंग्स जो है सोल्ड बाय वेंचरर मित्रिक रिसीविंग, जो उसके बाकी शेयर थे वो उसने 12,50,000 के बेच दिए मित्रिक ने, और जिबान ने 25 लाख के बेचे। You are required to prepare joint venture account
विद मित्रिक। अब हमने जीबान की बुक्स में बनाना है अकाउंट, तो सिर्फ जीबान के खर्चे आएंगे इसमें, जिसकी बुक्स हो रही होती हैं उसी के खर्चे आते हैं जब हम ये वाला मेमोरेंडम बना रहे होते हैं, और मेमोरेंडम में दोनों के खर्चे आते हैं। तो हम पहले मेमोरेंडम बनाएंगे, क्योंकि हम जीबान की बुक्स में मेमोरेंडम बना रहे हैं, तो जो जीबान ने खर्चे किए हैं उसके लिए हम कैश लिखेंगे, और जो मित्रिक ने खर्चे किए हैं उसके लिए मित्रिक लिखेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। अब जीबान ने देखो स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, कार प्रिंटिंग, ये सारे खर्चे किए हैं, तो मेमोरेंडम में ये सारे आ जाएंगे। हम कैसे लिखेंगे? टू अच्छा, जीबान में जीबान ही लिख रहे हैं, ये सारे जीबान के खर्चे हैं। हम यहाँ टू बैंक लिख सकते थे, जैसे हमने ऊपर मेमोरेंडम में यही लिखा था, नहीं तो जीबान इसने लिखा है, क्योंकि मेमोरेंडम सिर्फ हम रिकॉर्ड के लिए बना रहे हैं, इसका हमारी बुक कीपिंग से कोई मतलब नहीं है। मित्रिक के खर्चे मित्रिक में डाल दिए हमने, जो उसने रेंट दिया और सोलिसिटर के खर्चे दिए। इसके अलावा देखो 12 लाख के शेयर भी तो मित्रिक ने खरीदे हैं ना, जो शॉर्ट पड़ रहे थे, वो भी उसी में आ जाएंगे। ठीक है। अब कमीशन जो हमें मिली 15 लाख रुपए, कितनी कमीशन मिली? देखो 5% कमीशन कैलकुलेट करो कितनी बनती है। 50 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो उसके ऊपर 5% कमीशन कितनी बनेगी? 25 लाख रुपए की कमीशन बन गई। कितनी बनेगी? कैलकुलेट करो बच्चे। 25 लाख की कमीशन बनेगी या नहीं बनेगी? 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़ हो गया। 5 करोड़ पे 5%, 25 लाख रुपए उनको कैश मिलेंगे, जिसमें से 3/2 में बांटने हैं हमने, यानी कि 15,000 रुपए की कमीशन जीबान को मिलेगी और 10,000 की मित्रिक को। ये समझ आ गई? और ये सेल यस नहीं, मैम। प्रोसीड्स। 15 लाख। हाँ देखो बेटा, 15 लाख की कमीशन जीबान को मिल गई, इनकम आ गई ना उन दोनों की, और 10 लाख की यस मित्रिक को, ये मैम। तो उन्हें कमीशन मिल गई। इसके अलावा उनको शेयर भी मिले हैं ना, जो उन्होंने बेचे हैं, जो कंपनी ने उनको शेयर दिए थे ना 3 लाख के, वो उन्होंने 3 लाख शेयर्स थे, वो उन्होंने बेच दिए, जो जो उनको मिले थे। जीबान ने बेचे 25 लाख के, मित्रिक ने बेचे 12,50,000 के, तो उनको इनकम तो यही हुई ना। या तो उन्होंने अपने पास रखे होते, फिर तो हम उसकी फेस वैल्यू ले लेते, लेकिन उन्होंने वो शेयर भी बेच दिए जो उनको कंपनी ने कमीशन के रूप में दिए थे, वो शेयर भी बेच दिए। जीबान ने जो है, ये देखो 3 लाख शेयर उनको मिले थे, ठीक है, कमीशन कैश भी मिली और शेयर भी मिली, और जो शेयर मिले उनको उन्होंने बेच दिया, जिसको मित्रिक ने शेयर बेचे 12,50,000 के और जीबान ने 25 लाख के, तो वो भी तो उनकी इनकम हो जाएगी ना, इनकम में ही आ जाएगा ना वो भी। अब दोनों तरफ का खर्चे लेस करके इनकम में से जो प्रॉफिट बचेगा, 2/3 जीबान को जाएगा और 1/3 मित्रिक को जाएगा। तो ये तो हमारा मेमोरेंडम अकाउंट हो गया। अब हम लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर विद मित्रिक, क्योंकि हमने जीबान की बुक्स बनानी है, तो सिर्फ जीबान की इनकम और जीबान की ही खर्चे आएंगे। अब जीबान को कितनी इनकम मिली थी? 15 लाख थी कमीशन, देखो बैंक से, देखो जीबान को क्या मिला था? 15 यस लाख। मैम। और क्या मिला उसको? इसने ये 25 लाख के बेचे थे, ये मिले, और इसने खर्चा क्या किया यस। था ये भी देख लो, जीबान के खर्चे क्या थे, यहाँ से सीधा उठा सकते हैं हम। ये सारे जीबान के खर्चे हैं, इनका टोटल कर लो, ठीक है, ये उसमें टू बैंक आ जाएगा, और जो उसको प्रॉफिट मिला है वो भी हम डाल देंगे, प्रॉफिट भी यहाँ पर आ जाएगा। ये कमीशन आ गई, ये हमारा सेल प्रोसीड्स आ गया, ये हमारे खर्चे आ गए, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, और जो डिफरेंस है वो उसका बैंक में आ जाएगा। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। इस तरह से आपने बनाना है। अब अगला क्वेश्चन वो ये कहता है कि मान लो मैं कंसाइनमेंट पे आपको सामान भेज रही हूँ, और बाद में हमारे में एग्रीमेंट हो गया कि इस कंसाइनमेंट को हम
ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्ट कर देते हैं जब तुम सारा सामान, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम सामान बेच ही नहीं रहे हो, मैंने तो कंसाइनमेंट पे भेज दिया। अब अंदर अंदर से तो मैं डर रही हूँ कि नहीं बिकेगा तो तुम तो मुझे वापस दे दोगे और मेरा तो सामान बच जाएगा। तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन देनी पड़ेगी मुझे। मैं कहती हूँ चलो हम प्रॉफिट बेसिस पे बांट लेते हैं, जितने सामान तुम्हारे पास पड़ा है ना, दो 2000 यूनिट पड़े हैं, सारे बेच दो, हम प्रॉफिट 3:2 में बांट लेंगे। तो अब वो जहां तो मैं तुम्हें कमीशन दे रही थी, प्रिंसिपल और एजेंट का हमारा रिलेशन था, तब तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट था। जब मैंने ये कह दिया कि तुम बेचो हम प्रॉफिट बांट लेंगे, तो फिर वो क्या बन गया, ज्वाइंट वेंचर बन गया। अब तो हम वो पार्टनर हो गए, अब तो कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। समझ आ गया आपको? यस मैम। अब इसमें करना क्या है, आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हो गए। जब तक तो आपकी कन्वर्शन नहीं हुई थी तब तक तो जो भी सब काम हो गया वो कंसाइनमेंट की तरह आप दो क्वेश्चन बनाओगे। एक हिस्सा जब तक आपका एग्रीमेंट ज्वाइंट वेंचर वाला नहीं हुआ तो आप उसको कंसाइनमेंट की तरह ट्रीट करोगे, और उसके बाद का जो सारा काम है वो आप ज्वाइंट वेंचर की तरह करोगे। और बाकी दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो गए। समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। अब थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। वो कहता है डागा ऑफ कोलकाता सेंट टू लोडा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000। डी ने एल को, मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ूंगी, डी ने एल को गुड्स भेजी 40,000 रुपए की कंसाइनमेंट पे बेचने के लिए, जिसपे हमने कहा कि 5% कमीशन देंगे ग्रोस सेल पे। ठीक है। अब पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस जो है वो डी ने करे 4,000, कंसाइनर ने। कंसाइनी ने भी जब वहां सामान पहुंचा क्लियरिंग वगैरह पे फ्रेट कैरेज वगैरह 1,000 दिया। उसमें से 3/4 गुड्स जो है, 40,000 का 3/4 कितना बनेगा, 30,000। ठीक है। यस मैम। 30,000 का सामान जो है वो 48,000 में बेच दिया कंसाइनी ने। उसके बाद कंसाइनी ने अपना जो अमाउंट ड्यू था वो कंसाइनर को भी भेज दिया, और अकाउंट सेल भी भेज दी, चेक भी भेज दिया। ठीक है। अब उसने कहा कि बाकी का सामान भी मैं तुम्हें भेज दूंगा जो बच गया, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट था कि अगर सामान नहीं बिकेगा तो आप ले लोगे। अब मैं तो डर गई भाई, इतना किराया दिया मैंने, तुम्हारे पास सामान भेजा, अब तुम मुझे कह रहे हो वापिस भेजूंगा, तो वो किराया भी मेरे को पड़ेगा और मेरा नुकसान भी हो जाएगा। तो मैं तो भाई किसी ना किसी तरह से तुम्हें मनाना है। तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा कि ठीक है भाई, जो 10,000 का सामान पड़ा है वो भी बेच दो, जो प्रॉफिट होगा हम 3/2 में बांट लेंगे। अब ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्ट हो गया कंसाइनमेंट। समझ आ गई? यस मैम। यस अब मैम। अब ठीक कहता है, अब लालच भी आ गया भाई, बेच रहा है ये तो हमने कहा ठीक है मैं 20,000 रुपए का सामान और भेज भेज देता हूँ आपको। और एल ने जो पहले 10,000 बचा हुआ था और 20,000 आ गया, 30,000 रुपए वाला सामान जो है 50,000 रुपए में बेच दिया। समझ आ गई ये बात? लेकिन जो 20,000 रुपए का सामान और आया उसके लिए डी ने भी खर्चे किए 2,000 के, और एल ने खर्चे किए 1,700 के। अब ये जो खर्चे हो रहे हैं ज्वाइंट वेंचर के हो रहे हैं, और जो ऊपर वाले खर्चे थे वो कंसाइनमेंट के थे। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए आपको? यस अभी कोई यस फाइनल मैम। सेटलमेंट नहीं हुई है, आपने सिर्फ बुक्स बनानी है दोनों पार्टीज की। नेसेसरी लेजर अकाउंट उसने लिख दिया, कोई लेजर अकाउंट का नाम भी नहीं दिया आपको। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में सबसे पहले हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे, पहले हम सिर्फ कंसाइनमेंट खत्म करेंगे। बिल्कुल आसान बनाना है, हमने क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बनाना। पहले हम ये मानेंगे कि सिर्फ कंसाइनमेंट है, तो डी की बुक्स में बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट और एल का अकाउंट। यही करते हैं हम कंसाइनमेंट में। यस मैम। तो हम डी की बुक्स में करते हैं, और एल अपनी बुक्स में वो तो कुछ डी का ही अकाउंट बनाएगा। पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। देखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 40,000 का हमने भेज दिया। 4,000 जब कंसाइनर खर्चे करता है तो वो बैंक में लिखते हैं, और जो कंसाइनी खर्च करता है वो हम उसके अकाउंट में
डालते हैं 1,000। अब क्योंकि उसने 48,000 रुपए का सामान बेचा है तो हमने ग्रोस पे उसको कमीशन देनी थी कितनी, 5%। 48,000 पे 5% निकालोगे तो 2,400 रुपए आएगा। हमने 2,400 रुपए की उसकी कमीशन भी डाल दी यहाँ पर। उसने सेल करी 48,000 की। ठीक है, अब जो बच गया सामान वो हमने ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर कर दिया। 10,000 का था, उसमें कौन से खर्चे जुड़ते हैं याद है आपको? कंसाइनर के सारे और कंसाइनी के नॉन रेकरिंग। तो यहाँ रेकरिंग, सॉरी, हाँ नॉन रेकरिंग, रेकरिंग तो कोई है ही नहीं, सारे ही नॉन रेकरिंग है। तो सारे खर्चे जुड़ जाएंगे। 40,000 ये, 4,000 ये, 44,000 प्लस 1,000 की कमीशन नहीं जुड़ेगी, 45,000 हो गए। हाँ यस जी, मैम। ओके। अब यस मैम 45,000, 45। 45 का 1/4 करो, क्योंकि 3/4 तो बिक गया, जो बचेगा वो 1/4 है। तो 1/4 कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक 11,250 आ गया। यस मैम। अब हमने यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना था उसकी जगह हमने लिख दिया ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि अब हम इस सामान को ज्वाइंट वेंचर में भेज रहे हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। अब इसी की बुक्स में हम एल का अकाउंट बनाएंगे। पहले कंसाइनमेंट खत्म करेंगे। कंसाइनमेंट में इसने सेल करी 48,000 की, खर्चे किए 1,000 के, 2,400 की कमीशन बनती है। बाकी 44,600 इसने हमें अपने अकाउंट सेल के साथ भेज दिया। उसने कहा ना कि साथ में पैसे भी भेज दिए, साथ में स्टेटमेंट भी भेज दी परफॉर्मा, जो अकाउंट सेल बनाई। ये बात क्लियर होगी? यस मैम। पुराना हिसाब किताब खत्म। ठीक है, अब हम यस। दूसरे की बुक्स भी देख लेते हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए। ठीक है, ये कंसाइनमेंट के लिए उसकी जब बुक्स बनाई थी इसने, एल अपने कंसाइनर का अकाउंट बनाता है। यहाँ पर उसने दिखाना है कि मैंने, इसने सेल करी 48,000 की, खर्चे 1,000 निकालेगा, अपने 2,400 की अपनी कमीशन लेगा और बाकी पैसे उसको बैंक से भेज देगा। खत्म हो गया, कंसाइनमेंट खत्म हो गई। हाँ, यस मैम। अब हमने आना है यस ज्वाइंट मैम। वेंचर पे। हमने बनाना है ज्वाइंट वेंचर विद एल। इसमें हमने अपने खर्चे डालने हैं, याद है ना आपको? अपने ही डालने हैं सिर्फ। तो इसमें हमने कंसाइनमेंट भेजी 11,250 की, जो हमारा पिछला सामान बचा हुआ था वहां से हम ले आए। फिर हमने 20,000 की और परचेजेस करके उसको भेजी। 2,000 का हमने खर्चा किया और ये हमारा प्रॉफिट निकलेगा जो हम मेमोरेंडम से उठाएंगे और ये हमारा बैलेंस बच जाएगा। ये बात क्लियर होगी? यस मैम। अब हम आते हैं ज्वाइंट वेंचर विद डागा। ये एल की बुक्स बना रहे हैं। एल सिर्फ अपने खर्चे करेगा। एल ने 1,700 रुपए खर्च करे थे और 50,000 की उसने सेल करी। ये उसका प्रॉफिट आया जो हम मेमोरेंडम से उठाएंगे और बाकी बैलेंस पड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में। मेमोरेंडम में हम दोनों के खर्चे डालते हैं। ठीक है, अब दोनों के डालेंगे तो डागा का क्या खर्चा है? 11,250 का उसका ज्वाइंट वेंचर वाला स्टॉक पड़ा था। 20,000 का उसने और भेज दिया, 2,000 की इसने और खर्च करे। एल ने करे 1,700 खर्च और सेल हुई 50,000 की। जो प्रॉफिट बचा 3:2 में बट गया। वो जिस चीज का है उसके अकाउंट में चला गया। समझ आ गई? यस मैम। अब एक टॉपिक हमारा और आता है, ज्वाइंट वेंचर विद फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो ज्यादातर एक अकाउंटिंग पीरियड में वो खत्म हो जाता है, क्लोजिंग 31 मार्च से पहले पहले। लेकिन हो सकता है आपका शुरू ही अप्रैल मार्च में हुआ हो या फरवरी में हुआ हो। तो जब 31 मार्च को आप अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो और आपका ज्वाइंट वेंचर अभी चल रहा है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है हमने वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। If the joint venture run for more than one accounting period, it possesses a special problem of calculation of closing stock. यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि वही चीज है जो बैलेंस बची हुई है, बाकी सब तो लग ही गया। ठीक है,
द स्टॉक शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कॉस्ट। अब कैसे स्टॉक कैलकुलेट करना है ये ध्यान से पढ़ लो। आपको कॉस्ट लेनी है प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लेने हैं सारे। वही बात आ गई ना। अच्छा, कंसाइनर कंसाइनी तो यहाँ है नहीं, दोनों के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लेने हैं। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आते हैं। एंड इट शुड बी नोन इन द मेमोरेंडम ज्वाइंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। और उसको हमने लिखना कहाँ है? मेमोरेंडम ज्वाइंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है। और डेबिट साइड हमने कौन सी लेनी है? जब हम दूसरे का अकाउंट बना रहे हैं, अगले साल का मेमोरेंडम फिर खोलेंगे, उसके ओपनिंग स्टॉक, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, वैसे ही लिखना है आपने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए आपने कॉस्ट प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लेने हैं दोनों के, और आपने मेमोरेंडम अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, और जब अगले साल का मेमोरेंडम खोलोगे उसके डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। समझ आ गई यहां तक? यस मैम। और बाकी कहीं पे कोई एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की नहीं आएगी। However, if co-venturer are interested to interim settlement of the first year, they should bring to proportionate share of value of closing stock joint venture with this and final settlement. The share of stock could be carry forward shown on debit side. वो कहता है, अगर वो कहते हैं कि हम पहला साल खत्म हो गया, फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को उनके प्रोपोर्शनेट रेट में बांटा जा सकता है। पर अगर वो फाइनल सेटलमेंट अभी नहीं कर रहे, क्योंकि यूजली फाइनल सेटलमेंट होती है जब हमारा काम खत्म हो जाता है, तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये आपका आगे सोल्ड केस है, ठीक है। और इसके साथ आपका सेकेंड मॉड्यूल भी खत्म हो जाता है। अब आपने सेकेंड मॉड्यूल के ये सारे क्वेश्चन मैं तो आपको बताती रहूंगी, आप करो या ना करो, जो मेरी बातों पे चलेगा वो सफल हो जाएगा, जो नहीं चलेगा उसका मैं कुछ ये नहीं कहती कि वो असफल होगा, अपनी तरीका होता है पढ़ने का। पर हाँ, ये श्योर कहती हूँ कि जो मेरे हिसाब से चलेगा वो पक्का सफल होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है? एक तो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, सारे करने हैं आपने, प्लस मल्टीपल के जो हैं, जैसे आपने 1 to 10 लिख के खुद इसके आंसर लिखने हैं, फिर चेक करने हैं। ट्रू फॉल्स भी ऐसे ही करना है, फिलअप्स भी खुद लिख के फिर बाद में चेक करने हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको खुद करके फिर उसके आंसर्स चेक करने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स, अनसोल्व्ड केस, ये सब आपने करने हैं। जो आपका अनसोल्व्ड केस है इसको मैं पिछले चैप्टर की तरह सॉल्व करके आपको भेज दूंगी, और इसके अलावा आपका फिर एक सेकेंड मॉड्यूल का 100 मार्क्स का पेपर भी बना दूंगी। अब करना या नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इसकी जो अनसोल्व्ड आपके कितने हैं इसके, एक तो अनसोल्व्ड केस है आपके पास जो सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, और ये 3-4 क्वेश्चंस हैं आपके। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और अनसोल्व्ड केस का मैं सॉल्यूशन आपको बना के भेज दूंगी। समझ आ गई आपको ये बात? ताकि आपको यस मैम। प्रैक्टिस करते हुए समझ आ जाए। अब आगे करना या ना करना बच्चे आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर लगेगा तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? डन? यस मैम। ओके बाय, गुड नाइट। बाय मैम। बाय बच्चे, बाय।